तो सादर नमस्कार। इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें अपन ने जाना था कि कोकोनार का पठार कहाँ है। अक्सर जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें ज़्यादातर ये पूछा गया कि कोकोनार का पठार कहाँ है, सद्दाम का पठार कहाँ है। इन दोनों पठारों के बारे में अपन ने जाना कि ये दोनों पठार कहाँ हैं। इससे पूर्व का जो वीडियो था जिसमें अपन पर्वत पठार और अंतर पर्वतीय पठारों के बारे में अध्ययन किया, उसमें ये भी जाना कि कराकोरम जो श्रृंखला है उसका नाम कराकोरम क्यों रखा गया, उसकी और चंगेज खां के बीच में क्या संबंध है। इसी तरह अपन ने ये भी जाना कि सिकंदर महान है, ये सिकंदर महान कौन से मार्ग से होते हुए भारत आया तथा वो किस दर्रे से होके, क्योंकि इतिहास का विषय है लेकिन दर्रे को पार करके आया था। इसलिए अपन ने ये भी बात की थी कि सिकंदर महान किस दर्रे से होके भारत में प्रवेश किया। आज अपन अध्ययन कर रहे हैं कि एशिया के कौन कौन से प्रमुख मैदान हैं। एशिया के मैदानों में आज अपन जानेंगे कि एशिया में तुरान का मैदान कहाँ है। मैदान का नाम है तुरान। एशिया में तुरान का मैदान कहाँ है। एशिया में अक्सर कंपटीशन के एग्जामों में पूछा गया कि उस्ट ऊट का पठार कौन सा पठार, उस्ट ऊट। स्पेलिंग है इसकी USTURT, उस्ट ऊट का पठार कहाँ है। साथ ही कंपटीशन एग्जामों में यह भी खूब पूछा गया कि अरल सागर और कैस्पियन सागर के मध्य कौन सा सागर था। ये आपका कैस्पियन सागर या अरल सागर, इसके बीच में जो भूमि है यहाँ पर भी एक सागर का विस्तार था। ये है कौन से सागर का विस्तार था और यहाँ पर कौन सा अब मैदान बन गया है। तो इस तरह के जो काफ़ी सवाल हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम में पुराने पेपर से आप देखेंगे तो उसमें आपको देखने के मिलेंगे, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो आज के अपना अध्ययन का विषय है कि एशिया के प्रमुख मैदान कौन कौन से हैं। एशिया के जो प्रमुख मैदान हैं उनमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं एशिया के उत्तरी पश्चिमी मैदान के बारे में। एशिया के जो उत्तरी पश्चिमी मैदान है, इन उत्तरी पश्चिमी मैदानों का विस्तार आप देख रहे हैं कि ये अपना यूराल पर्वत है और इस यूराल पर्वत के ये आपका यूराल पर्वत है और इस यूराल पर्वत के इधर पूरब की तरफ एक मैदान है जिसके ऊपर लिखा हुआ वेस्ट साइबेरियन प्लेन या पश्चिमी साइबेरियन का मैदान। यह है प्रमुख मैदान है और इस पश्चिमी साइबेरियन मैदान में आप देखेंगे कि यहाँ मुख्य रूप से जो नदियां बहती है वो दो नदियां बहती है, एक येनिसी नदी और दूसरी ओबे नदी। तो ये जो मैदान है ये यूराल पर्वत, ये आपका यूराल पर्वत और इस येनिसी नदी, इन दोनों के बीच में ये मैदान फैला हुआ है। इस मैदान की खास बात यह है कि इसमें जितनी भी नदियां हैं ये सभी नदियां इधर दक्षिण से निकलती है और दक्षिण की उच्च भूमि से निकलती है और ये सारी की सारी नदियां किधर जाती है, उत्तर की तरफ जाती है। और उत्तर में अपने को सभी को ध्यान है कि एक सागर फैला हुआ है जिसका नाम है आर्कटिक सागर। तो इन नदियों को उसमें जाके गिर जाना चाहिए लेकिन ये नदियां उसमें जाके गिरने की जगह वहां दलदली मैदान का निर्माण करती है। और दलदल बनाने का कारण यह है कि ये सारा का सारा एरिया है, इस एरिया में जितना भी पानी है वो किस में बदल जाता है, बर्फ में बदल जाता है और इस कारण ये नदियां यहाँ पर क्या बना देती है, दलदली क्षेत्र बना देती है। तो ये जो मैदान है ये एक तरह का दलदली मैदान है और ये यूराल पर्वत और ये निसी नदी इन दोनों के बीच में फैला हुआ है। यदि इसे नदी के हिसाब से कहें तो ओबे नदी का मैदान है। तो इस मैदान की प्रमुख बातें क्या हुई कि यह है यूराल और येनिसी के बीच में फैला हुआ है, यह मैदान ओबे नदी का मैदान है और ये मैदान दलदली मैदान है। और दलदली क्यों है, क्योंकि यहाँ की नदियां उत्तर में जाने पर जम जाती है, बर्फ में बदल जाती है और पानी आगे प्रवाहित नहीं हो पाता, प्रवाह प्रणाली उपयुक्त नहीं है, इसी कारण यहाँ पर दलदल मिलते। ये तो हुई पश्चिमी साइबेरियन के मैदान के बारे में। अब एक और मैदान है जिसे हम कहते हैं मध्य साइबेरिया का मैदान। यह मैदान अपेक्षाकृत थोड़ा सा ऊपर है लेकिन अधिक ऊंचाई नहीं होने के कारण इसे मध्य साइबेरियन मैदान का नाम दिया गया है। यहाँ जो नदियां बहती है वो आप सभी को ध्यान है कि जब अपन ने पश्चिमी साइबेरिया के मैदान की बात की तो यूराल, यूराल के बाद में ओबे नदी, ओबे नदी के बाद में येनिसी नदी और येनिसी नदी के बाद में जो नदी प्रवाहित होती है उस नदी का नाम है लीना नदी। तो यह जो मैदान है इसके एक तरफ येनिसी नदी प्रवाहित होती है और दूसरी तरफ लीना नदी प्रवाहित होती है। उन येनिसी नदी और लीना नदी के बीच में ये जो एरिया है ये सारा एरिया मध्य साइबेरियन मैदान का हिस्सा है।
और इस मध्य साइबेरियन मैदान की और अपन बात करें तो ये मध्य साइबेरियन मैदान है। ये मध्य साइबेरियन मैदान को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक ये इधर येनिसी नदी का मैदान, येनिसी नदी वाला में का हिस्सा, और ये लीना नदी, इसके बीच का ये जो भाग है इसे अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं मैदान को। एक उत्तरी मैदान, दूसरा दक्षिणी मैदान। उत्तरी मैदान है ये तटीय मैदान है, जबकि दक्षिणी मैदान है ये अधिक कटा-फटा मैदान है। ये वाला जो मैदान है ये अधिक कटा-फटा मैदान है, कटा-फटा मैदान है। और ये उत्तरी मैदान इतना कटा-फटा नहीं है। और ये कटावदार जो मैदान है इस मैदान को हम मध्य साइबेरियन मैदान के नाम से जानते हैं। तीसरा जो अपना मैदान है उत्तरी पश्चिमी मैदानों में, ये मैदान है रूसी तुर्किस्तान का मैदान। रूसी तुर्किस्तान का मैदान है ये आपका यहाँ पर ये कैस्पियन सागर है, आप सभी को ध्यान है कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है। दूसरा है ये अपना अरल सागर, और इस अरल सागर और कैस्पियन सागर के बीच में यहाँ पर ये भूमि है। इस भूमि के बारे में ऐसा माना जाता है कि यह भूमि भी पहले किसी समय में इसी समुद्र का हिस्सा थी, यानी कैस्पियन सागर और अरल सागर का ही हिस्सा थी। लेकिन यहाँ पर नदियां आती गई, क्यों? क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र अति प्रवाही क्षेत्र है जहाँ नदियां समुद्र में नहीं पहुंच पाती, तो यहाँ नदियां आके गिरती थी। और नदियों के आके गिरने से इधर से भी नदी आ रही है और गिर रही है, इधर से भी इस एरिया में नदी आ रही है गिर रही है, और लगातार नदियों के गिरते जाने से ये जो समुद्र का हिस्सा था वो हिस्सा धीरे 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 ऊपर उठता गया, और ये ऊपर उठ के समुद्र किसमें बदल गया? मैदान में बदल गया। तो ये जो मैदान है इसे रूसी तुर्किस्तान का मैदान भी कहते हैं, और इस मैदान को तुरान का मैदान, क्या नाम है? तुरान, तुरान का मैदान भी कहते हैं। इस पर इसीलिए अधिक जोर दिया गया है क्योंकि यह सवाल कई बार पूछा गया है कि तुरान का मैदान कहाँ स्थित है। तो एशिया के मैदानों में तुरान का मैदान भी सबसे महत्वपूर्ण मैदान है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संसार का सबसे नीचा मैदानी क्षेत्र है। जितने भी आपन और अभी मैदान बहुत सारे पढ़ेंगे, सिंधु गंगा का मैदान, इरावदी का मैदान, मीनाम का मैदान, मिकांग का मैदान, सिंकियांग का मैदान, हांगो का मैदान, लेकिन उनमें सबसे जो नीचा भाग है वो कौन सा मैदान है? तुरान का मैदान, और इसीलिए इसको कई बार पूछा जाता है। यहाँ मुख्य रूप से जो नदियां प्रवाहित होती है वो दो नदियां हैं, एक ये सीर नदी और दूसरी आमू नदी। ये इधर से प्रवाहित होती है, इसका नाम है आमू नदी, और इधर की तरफ ये प्रवाहित हो रही है, इसका नाम है सीर नदी। इसको अपन थोड़ा सा और नदियों वाला मानचित्र है उसमें भी अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो नदियां कौन कौन सी इसमें प्रवाहित होती है। ये देख रहे हो आप, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाले हिस्से की अपन बात कर रहे हैं, ये है आपका तुरान का मैदान। और इस तुरान के मैदान में ये है अरल सागर, जो मैंने 1 नंबर लिखा हुआ अरल सागर, जो मैं 2 नंबर लिख रहा हूँ वो कैस्पियन सागर। इसके बीच का ये मैदान के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो ये 1 नंबर का जो अरल सागर है, इस अरल सागर में 2 नदियां गिर रही है, एक का नाम है सिर नदी, दूसरा का नाम है आमू नदी। और इसी तरह की बहुत सारी नदियां इसमें गिरती रही, और ये धीरे 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 ये जो क्षेत्र था वो क्षेत्र क्या होता गया? ऊपर उठता गया, और इससे जो एक मैदानी भाग का निर्माण हो गया। तो ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र किसी समय में टेथिस सागर का भाग था। तो कौन से सागर का भाग था? टेथिस, जिसी से आपका हिमालय बना है, दूसरी चीजें बनी है सारी, उस टेथिस का ये भाग था, और धीरे धीरे ऊपर उठता गया और इसका मैदान का निर्माण हो गया। इसी के बीच में कुछ ऊंची उठी हुई भूमि मिलती है, और इस ऊंची उठी भूमि को ही हम क्या कहते हैं? यूएसटी, उस्ट, यूआरटी, उस्ट ऊट का पठार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसपास की भूमि से ऊपर उठा हुआ भाग है, और ये जो क्षेत्र है ये अपने मरुउद्यान, मरुउद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर काली मिट्टी के, बालू के, लाल के, सफेद के, इस तरह के बहुत सारे मैदान या मरुउद्यान भी मिलते हैं। तो अपन अभी तक का जो अध्ययन किया है इसमें पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, ये आपके पश्चिमी साइबेरिया का मैदान, दूसरा मध्य साइबेरिया का मैदान, और तीसरा अपन अध्ययन किया है ये तुरान का मैदान। और तुरान के मैदान में के बीच में ही कुछ ऊपर उठे हुए भाग हैं। इन ऊपर उठे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? पठारी भाग। ये ऊपर उठे हुए भाग हैं, और इन ऊपर उठे हुए भागों को पठारी भाग कहते हैं।
और ये अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो पठारी भाग है उस पठार का नाम है उष्ट ऊट का पठार। और इसके थोड़ा सा अपन यहाँ आगे चलें तो एक और झील मिलती है हमें, जिस झील को कहते हैं बालकस झील, जो कि खारे पानी की प्रसिद्ध झीलें हैं। तो ये सभी 33 सागर के अवशेष थे जो धीरे धीरे कुछ झीलों में बदल गई, और इसी कारण इनको झीलों को हम झील नहीं कहते, कैस्पियन झील नहीं पढ़ोगे आप, कि अरल झील नहीं पढ़ोगे, ये इन सभी के नाम आप पढ़ोगे कैस्पियन सागर, अरल सागर। क्यों? क्योंकि यह छोटे छोटे क्षेत्र हैं लेकिन ये अवशेष हैं 33 सागर के, इसी कारण इनका नाम क्या रख दिया गया हमने, सागर। अब अपन बात कर रहे हैं नदियों द्वारा बने हुए मैदानों की। इतनी देर अपन ने जो बात की इतने समय, वो बात की थी उत्तरी पश्चिमी मैदान के बारे में, और उत्तरी पश्चिमी मैदान को हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। और ये जो मैदान है ये कैसा मैदान था, एक त्रिभुजाकार मैदान था जिसका शीर्ष है तुरान में, ये वाला जो एरिया है इसमें यहाँ का इसका शीर्ष है, और इसका जो आधार है वह साइबेरिया की तरफ या उत्तरी ध्रुव की तरफ है। अब अपन बात कर रहे हैं नदियों के मैदान की। नदियों के मैदान में हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं दजला फेरात के मैदान की। ये दजला और फेरात का मैदान है, और देश के हिसाब से बात करें तो यहाँ जो ये हिस्सा है यहाँ पर एक देश फैला हुआ है जिसका नाम हम कहते हैं इराक। और प्राचीन समय में इस देश को नाम जाना जाता था मेसोपोटामिया के नाम से, अभी इसको इराक कहते हैं। इराक के पास में आप सभी को ध्यान है ईरान है, और ईरान के बाद में यहाँ पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के बाद हमारा भारत देश है। तो यहाँ पर जो देश फैला हुआ उसका नाम इराक है, और इराक में जो प्राचीन नाम है वो मेसोपोटामिया। तो ये जो मैदान है इस मैदान का नाम भी क्या नाम है, मेसोपोटामिया का मैदान। यहाँ पर बगदाद नामक फेमस नगर भी स्थित है, और प्राचीन समय में यहाँ पर बेबीलोन नगर भी है। तो प्राचीन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी यहीं विकसित हुई है। और यहाँ पर कृषि का विस्तार हुआ है, और कृषि के विस्तार द्वारा सिंचाई के द्वारा यहाँ अत्यधिक खेती का भी काम किया जाता है। तो पहले मैदान की अपन ने बात की, पहले नंबर का जो मैदान है हमारा, उस मैदान का नाम है मेसोपोटामिया का मैदान, या दजला और फरात का मैदान, या इराक का मैदान। और यहाँ महत्वपूर्ण नगर है, उसके नगर का नाम है बेबीलोन नगर। और इसके जो दलदल है, इसका जो डेल्टा है, इस डेल्टाई भाग का लगातार विस्तार होता जा रहा है, और इस विस्तार ये जो डेल्टाई भाग है अत्यधिक उपजाऊ है, जहाँ पर कृषि का कार्य प्रमुख रूप से यहीं किया जाता है इराक का। दूसरा जो मैदान है इसको हम कहते हैं सिंधु गंगा का मैदान। ये हमारे भारत देश है, और इस भारत देश में यह जो नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी से लेके ये वाला जो पूरा एरिया है, इसमें इस हिमालय वाले हिस्से को छोड़ दें अपन, तो ये पूरे वाले एरिया में जो मैदानी भाग विस्तृत है, इस मैदानी भाग को कहते हैं सिंधु गंगा का मैदान। और क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आपस में मिल जाती है इसलिए अलग से नाम नहीं रखा गया। इस सिंधु गंगा के मैदान के बारे में अपन विस्तृत बाद में बात करेंगे, इसलिए अभी अपन इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट मैदान है जिसे हम कहते हैं इरावदी का मैदान। ये आप नदी ये देख रहे हो, ये इरावदी नदी आप सभी को ध्यान है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और इस ब्रह्मपुत्र नदी है इसके बाद में हिमालय की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती है, और हिमालय की पहाड़ियों के इधर एक देश बसा हुआ है जिसको हम कहते हैं बर्मा, और इसे हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। तो इस बर्मा और म्यांमार जो हैं, इस बर्मा और म्यांमार के अंदर एक नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी का नाम है इरावदी। ये इरावदी नदी है, ये है इसका मैदान संकरा मैदान है, अधिक चौड़ा मैदान नहीं है, संकरा मैदान है। और ये नदी उत्तर से लेक होते हुए दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है, और ये जो क्षेत्र है वो आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र है, और यहाँ की मिट्टी है बहुत ही उपजाऊ है, और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण, आर्द्र क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर धान की खेती, किसकी खेती की जाती है, धान। और धान किसको बोलते हैं, चावल को। तो यहाँ चावल की खेती भी खूब की जाती है। और बर्मा की जो राजधानी है उसका नाम है रंगून। तो ये रंगून भी यहीं पर इस डेल्टाई भाग में ही स्थित है। नेक्स्ट यहीं पर एक और नदी है जिसका नाम है इरावदी के बाद मीनाम। ये इरावदी के पास में एक नदी है मीनाम। यह नदी भी, इस नदी का जो मैदान है ये भी अधिक संकरा मैदान है, और इसका जो विस्तार है ये मुख्य रूप से थाईलैंड में, कहाँ पर है, थाईलैंड, थाईलैंड, इसका जो विस्तार है मुख्य रूप से कहाँ है, थाईलैंड।
और थाईलैंड का नाम अभी आप खूब सुन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि चाइना इधर थाईलैंड से होते हुए सीधी एक नहर बनाना चाह रहा है, जिससे उसका जो जलयान है वो सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सके। तो इसको लेके थाईलैंड और चीन में बहुत अधिक तनाव चल रहा है। और इसी थाईलैंड जो देश है, इसी थाईलैंड देश में एक नदी बह रही है और इस नदी का नाम है मीनाम। और इसकी उपजाऊ मिट्टी है, इस उपजाऊ मिट्टी से जो मैदान बना है, इस मैदान का नाम भी है मीनाम मैदान। और यह मैदान भी अपनी धान की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और मीनाम का जो डेल्टा है, इस डेल्टा में इसका नगर है, जो यहाँ इस नगर का नाम है, ये मीनाम का डेल्टा है। और इस मीनाम के डेल्टे में यहाँ पर एक नगर बसा हुआ है जिसका नाम है बैंकॉक, जो कि थाईलैंड का बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह भी है और प्रसिद्ध नगर भी। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं नदी घाटियों से बने हुए मैदान में ही आगे मिकांग का मैदान। ये इरावदी हो गई नंबर 1। इरावदी के बाद में दूसरी मीनाम, और मीनाम के बाद में ये जो तीसरी नदी है इसका नाम है मिकांग। ये जो मिकांग का मैदान है ये भी अधिक प्रसिद्ध मैदान है। और ये मिकांग जो नदी है, ये नदी थाईलैंड और लाओस, दो जो नगर देश हैं, उन दोनों देशों के बीच में आपस में सीमा बनाने का काम भी करती है। और यह जो क्षेत्र है ये आगे कंबोडिया तक जाता है। इस मीनाम के मैदान का दक्षिणी जो भाग है वो कंबोडिया के हिस्से में आता है। ये भी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ मैदान है और अत्यधिक उपजाऊ मैदान है। यह मैदान भी धान की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं चीन की। चीन की जो नदी है उसमें महत्वपूर्ण साउथ वाली जो नदी है उसका नाम है सिक्यांग नदी। सिक्यांग का मैदान है ये चीन के दक्षिणी भाग में पड़ता है। और इसका जो इधर अपन पश्चिम का भाग देखें सिक्यांग नदी का, तो पश्चिम का भाग अधिक पहाड़ी भाग है। और जैसे जैसे ये पहाड़ी भाग से निकलकर मैदानी भाग की ओर पहुंचती है तो ये अधिक चौड़ी होती जाती है। इधर पहाड़ी भाग में सकड़ी है और इधर जैसे जैसे आगे की तरफ जाती है वैसे वैसे अधिक चौड़ी होती जाती है, इसकी चौड़ाई अधिक बढ़ती जाती है। यह भी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ मैदान है। यहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ धान की खेती अधिक होती है। और आप सभी जानते हो कि धान यानी चावल, और चावल में चाइना का जो स्थान है वो विश्व में कौन सा है? नंबर 1 है। तो ये हो गया सिक्यांग का मैदान। इस सिक्यांग के बाद में नेक्स्ट जो मैदान है जिसका नाम है यांगटी सिक्यांग। अब अपन बात कर रहे हैं जिस नदी की, वो नदी भी चीन की महत्वपूर्ण नदी है और ये चीन के मध्य भाग में प्रवाहित होती है। और ये नदी भी पश्चिम से निकलती है इधर, और पश्चिम से निकलकर और इधर आगे पूर्व की ओर प्रवाहित होती जाती है और एंड में चीन सागर में गिर जाती है। और ये जो मैदान है ये मैदान भी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ मैदान है और चीन के मध्य भाग की महत्वपूर्ण नदी है। और ये नदी की एक और विशेषता है कि इसकी बेसिन में एक और नदी मिलती है जिसे कहते हैं रेड नदी। और रेड नदी भी चीन की बहुत ही फेमस बेसिन है जिसे रेड बेसिन या लाल बेसिन कहा जाता है। और ये इसी सिक्यांग का ही हिस्सा है। इसके हिस्से में भी धान और गेहूं दोनों की खेती बहुत अधिक की जाती है। इसके बाद में चीन के उत्तरी भाग में अपन चलते हैं। उत्तरी भाग में जो नदी प्रवाहित होती है उसका नाम है हांगहो। ये चीन के उत्तरी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है। और हांगहो में हवाएं अपने साथ जो मिट्टी लेके आती है वो मिट्टी इस भाग में क्या करती है? जमा करती है। तो हवा द्वारा आई हुई बारीक, बिल्कुल बारीक बारीक सी बालू मिट्टी यहाँ पर जमा होती है और इस बालू मिट्टी से कुछ मैदान बन गए हैं और उस मैदान को हम कहते हैं लोअस। LOESS, लोयस, लोयस। तो इस लोयस का मैदान भी बना हुआ है इसमें। और इस लोयस के मैदान की जो मिट्टी है बहुत ही बारीक बारीक मिट्टी है। और ये जो नदी है इस नदी के द्वारा अपने जो बारीक मिट्टी है इसको बहाई जाती है और जो तटबंध है उनको तोड़ दिए जाते हैं। और जब कभी भी नदी अपने तटबंधों को तोड़ती है, अपनी मर्यादा को तोड़ती है, सीमा को तोड़ती है, तो आप सभी जानते हो कि उससे बाढ़ आ जाती है। और इसी कारण ये जो एरिया है इस एरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, फ्लड बहुत ज़्यादा आती है। और फ्लड आती है इसी कारण इस क्षेत्र में जन धन की हानि भी बहुत अधिक होती है। और जन धन की हानि होती है इसी कारण इस जो नदी है इस नदी को कहा जाता है चीन का शोक। तो शोक की बात करें तो हम भारत की भी कुछ नदियां हैं
जो भी अपने शौक के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ये जो गंगा है इसकी सहायक नदी है, जो कि इधर से आती है और इधर मिलती है। ये भी अपने शौक के लिए फेमस है। इधर एक दामोदर नदी है जो भी अपने शौक के लिए फेमस है। ये अपन जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि बिहार का शौक कौन सी नदी है, और जो पश्चिम बंगाल है उस बंगाल का शौक कौन सी नदी है। शौक इसीलिए कहा गया है क्योंकि इन नदियों से बहुत ही ज्यादा जन धन की हानि होती है, और हानि होती है इसलिए शोक, शोक यानी दुख। तो ये जो नदी है, इस नदी से ये जो नदी है अपन बात कर रहे हैं जिसकी हांगो, ये नदी चीन का शोक कहलाती है। शोक इसलिए क्योंकि नुकसान करती है, इसके साथ साथ कुछ आर्थिक लाभ भी है। आर्थिक लाभ ये है कि इसके द्वारा जो मिट्टी आती है उस मिट्टी की एक नई परत बिछ जाती है। जैसे पुरानी मिट्टी की उर्वरा क्षमता कम हो गई तो इस नई मिट्टी की उर्वरा क्षमता से इस क्षेत्र में खेती का कार्य होता है और खेती से बहुत अधिक उत्पादन होता है। इस कारण इसका आर्थिक लाभ भी है और जनधन की हानि भी है। हानि होने का कारण मैंने आपको बताया कि ये क्षेत्र लोयस क्षेत्र है। लोयस की जो मिट्टी होती है बहुत ही बारीक बारीक मिट्टी होती है, जिससे नदी अपने तटबंधों को फटाफट तोड़ देती है। तो आज अपन ने बात की कि एशिया के प्रमुख मैदान कौन कौन से हैं, और एशिया के प्रमुख मैदानों में अपन ने सबसे पहले बात की थी पश्चिमी मैदानों की। पश्चिमी मैदानों को हमने 3 भागों में विभाजित किया। नंबर 1 जो था मैदान उसका नाम था पश्चिमी मैदान। ये नंबर 1 मैदान जो कि यूराल पर्वत और येनिसी नदी है इनके बीच में स्थित है, ये वाला नंबर 1 मैदान। दूसरा मैदान था मध्य साइबेरिया का मैदान। मध्य साइबेरिया का मैदान ये यहाँ पर मध्य साइबेरिया का मैदान है दूसरा। और तीसरा मैदान था जिसे हमने कहा था रूसी तुर्किस्तान का मैदान, और ये मैदान बहुत ही प्रसिद्ध मैदान है। क्यों प्रसिद्ध है? तीसरे नंबर का मैदान पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ मैं। कारण ये है कि इस मैदान को कहते हैं तुरान का मैदान, जो कि नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी के कारण जमी हुई मिट्टी के से बना हुआ है। और इसमें बीच बीच में कुछ ऊंचे भाग भी मिलते हैं। इस बीच बीच में जो ऊपर उठे हुए भाग हैं, इन ऊपर उठे हुए भागों को हम पठार कहते हैं। और ये जो पठार हैं इसी का नाम है यूएसटी उस्ट ऊंट का पठार। ये तो थे प्रमुख प्राचीन मैदान। इसके बाद में नदियों से जो मैदान बने हैं उनमें नंबर 1 मैदान है दजला फरात का मैदान, जो कि इराक में फैला हुआ है, जिसमें बगदाद नगर स्थित है, मेसोपोटामिया की सभ्यता स्थित है, बेबीलोन नगर भी यहीं स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख नगर थे जिसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अगला जो वीडियो है इसमें अपन कुछ ऐसे ही और दूसरे महत्वपूर्ण जो सामान्य ज्ञान की बातें हैं उनसे संबंधित भी और आपके सिलेबस से संबंधित बातें हैं उनका भी ध्यान करेंगे। धन्यवाद।